my dear aspirants. This is Civil Crack Adda. एज़ बाय द नेम ये चैनल है सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो किसी भी एग्ज़ाम की या जेई असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये चैनल बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको जो भी हमारे ओल्ड कोई भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका सॉल्यूशन मैं दे सकूँ और मतलब इजी तरीके से आपको जो भी है वो सॉल्यूशन मिल जाए विद द आंसर। और हो सके तो हम ब्रीफली थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर लेंगे। मतलब ये है कि आपके जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम्स होंगे मैं उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा इस चैनल पे। और जो आज हम क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं ये है यूके पीएससी जेई उत्तराखंड पीएससी का जो जेई का 2023 का पेपर था। इसमें बेसिकली दो क्वेश्चन पेपर होते हैं टेक्निकल के। तो 360 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 180 पेपर वन में 180 एंड पेपर टू में 180। तो ये पेपर वन है 2023 जूनियर इंजीनियर का, तो उसके सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन बहुत डीप में नहीं जाएंगे। मतलब ये जो चैनल है इसका सिर्फ मतलब ये है कि इन केस अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है या आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं स्पेशली पढ़ाई के लिए, तो एटलीस्ट आपको जो रीसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं उसका एक ओवरव्यू मिल जाए और जो भी क्वेश्चंस आए थे तो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए। तो अगर लास्ट टाइम स्टडी के लिए अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये पेपर वन 2023 यूके पीएससी जेई, और हम एक वीडियो में मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाना चाहता हूँ। 8 से 10 मिनट होपफुली 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उतनी ही ड्यूरेशन की मैं अलग अलग क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 10 देखते हैं पहले। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, तो लेट्स सी कि क्या होता है, कितने क्वेश्चंस एक वीडियो में सफिशिएंट रहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील इज़ अबाउट। ये बात कर रहा है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील की होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 MPa होती है, ठीक है। 400 MPa आपकी जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। लेकिन जो यूकेपीएससी के आंसर की थी उसमें ये आंसर 300 Newton/mm² दिया था। आई डोंट नो वाई कि ऐसा किया था, वरना कई बार जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसमें 420 के अप्रॉक्स भी लिया हुआ है। 420 Newton/mm² या एमपीए इसका आंसर है। लेकिन जो आंसर की इसकी है आयोग की, उसने ये आंसर दिया है, तो मुझे नहीं पता। लेकिन जनरली अगर आपको बताऊं तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो माइल्ड स्टील की होती है वो 400 MPa होती है। उसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चरल स्टील की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि इससे मिलते जुलते किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए अगर आपसे पूछे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो हम टेस्ट करते हैं वो किससे करते हैं, तो टेंसोमीटर होता है जिससे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं, डिवाइस होती है जिससे टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं। फिर बात करते हैं माइल्ड स्टील की, तो इसके बेसिक जो चीज़ें होती है, देखिए भाई अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल रहा है तो कंफ्यूज मत होना इसको लेके। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी 400 MPa होती है। और जो अगर यील्ड स्ट्रेंथ की बात करेगा तो दैट विल बी 250, ठीक है। 250 MPa आपकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है, 250, ठीक है। चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। अगर आपसे वो यूनिट मास पूछे सपोज़, या जो डेंसिटी होती है तो वो 7850 होती है, आपको पता ही होगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो 2.1 × 10⁵ MPa होती है। और पॉइजन रेशियो अगर आपसे पूछे तो 0.3 होता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और आ सकता है इससे, अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पूछेगा तो वो 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको मतलब आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अब जो डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल होता है उन दोनों के यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट में भी डिफरेंस होता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक। इलास्टिक की जहाँ पे बात होती है तो इलास्टिक मटेरियल, अब देखो रबर, प्लास्टिक, स्टील और ब्रास, तो आंसर तो स्टील है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगेगा कि रबर ज़्यादा इलास्टिक होता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि किसमें खिंचाव ज़्यादा है। इलास्टिसिटी का मतलब अगर हम प्रॉपरली पता करें इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी जो हमारी होती है वो यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच का डिफरेंस होती है बेसिकली। अब इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, अगर दूसरे तरीके से इसको देखो, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही होता है, यही होता है। तो अब देखो इन जो चारों ये चीज़ें दी हुई हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टीप स्लोप होता है
ठीक है। जो स्टीप स्लोप सबसे ज़्यादा होता है वो हमें किसका मिलता है, स्टील का। स्टील का स्लोप स्टीप होने का मतलब क्या होता है, इधर साइड हमारा स्ट्रेस होता है, इधर साइड स्ट्रेन होता है। तो अगर हम यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर देखते हैं तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन अगर हमारा कम होगा, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा है और स्ट्रेन, स्टीप स्लोप तभी तो बनेगा हमारा जितना ज़्यादा, मतलब वो स्ट्रेस ज़्यादा है लेकिन स्ट्रेन कम है। तो जिसका ये स्ट्रेस स्ट्रेन जो स्लोप होगा सबसे ज़्यादा स्टीपर होगा, दैट विल बी मोर इलास्टिक। तो यहाँ पे स्टील आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन था, देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन था ट्रू स्ट्रेस इज बेस्ड अपॉन। जो देखो ट्रू स्ट्रेस होता है वो किस पे बेस्ड होता है हमारा, जो हम स्ट्रेस निकालते हैं बेसिकली, जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का, फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जो एरिया की बात कर रहे हैं हम, एरिया जो होता है हमारा, अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस, हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करें तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम एरिया क्या लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। मतलब जो भी हमारा एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं किसी भी चीज़ की, ठीक है, कोई भी अगर एलिमेंट अगर आप ले रहे हैं जिसका आपको ये निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, तो जो भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अब देखो ये कोई चीज़ है, ठीक है, इफ़ दिस इज़ अ क्यूब, तो अगर मैं इस पर स्ट्रेस लगा रहा हूँ, चाहे मैं कंप्रेसिव लगा रहा हूँ, चाहे मैं टेंसाइल लगा रहा हूँ, कैसी भी स्ट्रेस अगर इस पर लग रही है, सपोज टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है, ठीक है, आप डायग्राम से समझना। टेंसाइल स्ट्रेस अगर लगेगी तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, अगर आपकी ये सपोज इसकी क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेन लगेगा तो लेंथ बढ़ेगी। और अगर लेंथ आपकी बढ़ेगी, मतलब ये लेंथ सपोज पहले एल थी, उसके बाद ये एल डैश हो गई बढ़ के, अगर ये लेंथ बढ़ेगी तो इसका वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, और लेंथ बढ़ेगी मतलब इसका ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये कम होगा, मतलब अब कुछ ऐसा हो जाएगा। चलो 2D में समझते हैं, इसमें अगर आपको दिक्कत होगी समझने में, 3D बना दिया मैंने, सॉरी। अगर हम 2D डायग्राम देखें, लेट्स सी, अगर ज़्यादा लंबे एक्सप्लेनेशन हो रहे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम 8 से 10 क्वेश्चन ही लेंगे पर वीडियो। अगर देखो इस पर टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है, पहले इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम सपोज यूनिटी मान लेते हैं, तो इसकी जो लेंथ पहले थी, इस पर टेंसाइल स्ट्रेस अगर लग रहा है, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो इसकी जो होगी लेंथ में इंक्रीज़ होगा, आफ्टर आफ्टर दिस फोर्स ये लेंथ बढ़ेगी। सपोज ये पहले एल थी, इसके बाद ये लेंथ अगर बढ़ी तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। तो जब ये बात कर रहे हैं ट्रू स्ट्रेस की, तो ट्रू स्ट्रेस के टाइम पे हमारा जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ट्रू स्ट्रेस के केस में, हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हमने सिर्फ ये वाला एरिया निकाला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। लेकिन ट्रू स्ट्रेस के केस में जो क्रॉस सेक्शनल, जो इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो हम लेते हैं, ठीक है। इतने डिटेल में बता नहीं सकता वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस आप ये याद रखिए, जब ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हमारा ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहता है, और ट्रू स्ट्रेस जब हम निकालते हैं तो इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द न्यूमेरिकल, ठीक है। इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 5 मीटर स्पैन, 30 किलो न्यूटन मीटर इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अ सपोर्ट ए, रिएक्शन ऑफ सपोर्ट ए। अब देखो सिंपल सी बात है, ये डायग्राम वैसे यहाँ पे बना हुआ है, बट इसको फिर देख लेते हैं। इस डायग्राम को ही आप देख लो, ए और बी जो रिएक्शन है, ए और बी ऊपर की तरफ लग रही है, और एक रिएक्शन, एक हमारा जो मोमेंट है वो 30 किलो न्यूटन मीटर का फ्रॉम 2 मीटर लग रहा है। तो इस पर सिंपल सी बात ये है, ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, और बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा है। चलो देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन में मैं मोमेंट, अगर बी से रिएक्शन निकालूं सपोज, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल तो कोई फोर्स है नहीं, वर्टिकल फोर्स क्या, रिएक्शन आर ए ना आर बी, सिर्फ मोमेंट की बात हो रही है, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट बी अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू पहला, इस पॉइंट पे अगर मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ तो पहला ये जो रिएक्शन होगी ये इसको किस तरफ घुमा रही है, क्लॉकवाइज, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, टोटल ये 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 5 मीटर क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगी, आर बी, सॉरी आर ए इंटू 5, और ये कैसा लग रहा है, ये मोमेंट इस पे लग रहा है, ठीक है, -30। सीधे सीधे मोमेंट में हमें कोई डिस्टेंस मेजर नहीं करनी होती, डिस्टेंस का कोई लेना नहीं होता मोमेंट से, ये आप याद रखना। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 0। हमारी रिएक्शन इक्वेशन क्या हो गई, आर ए इंटू 5 -30 इक्वल्स टू 0। अब
आर ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी, आर ए इक्वल्स टू 30, अभी -30 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो 30/5, इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 6 kN। ठीक है, तो 6 kN आपका आंसर हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर, 6 kN। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ अ पीस ऑफ मटेरियल नाइदर एक्सपेंड्स नॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हमारा मटेरियल है वो ना एक्सपेंड हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब स्ट्रेन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम नॉर्मल स्ट्रेन की बात करें तो क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। अगर वो किस में 2D में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब सिंपल सा फंडा तो एक ही रहेगा बेसिक, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या हो जाएगा, अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो दैट विल बी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब चेंज इन वॉल्यूम हमारा ज़ीरो है तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब देखो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एज़ फार एज जेई के लिए, तो कोई बहुत भयंकर सवाल नहीं आते। जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पैटर्न जो आपका बनता है बेसिकली, आपके 40% अगर टफ होंगे, 40% आपके प्रॉपर सिंपल रहते हैं, और 40% आपके मतलब 40% टफ होंगे, 40% सिंपल होंगे, और 40% 20% बहुत ईजी भी रहते हैं, या फिर 40% ईजी, 40% मीडियम और 20% टफ, ऐसा कुछ होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, और बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो फिर, क्योंकि अगर सारे ही क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए तो फिर आपकी चीज़ें वो हो नहीं पाएंगी, फिर तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। इस पेपर में भी जो पेपर 1 आया था वो तब भी कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन इसका पेपर 2 काफ़ी ठीक ठाक आया हुआ था, मतलब उसमें क्वेश्चंस बहुत अजीब से पूछे हुए थे। अब देखो मैं इसीलिए कह रहा था कि हम 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे, अभी 12 मिनट की वीडियो हो गई है। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, मैं 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन हाँ एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेज़र ऑफ टफनेस ऑफ अ मटेरियल इज इट्स। अब टफनेस जो हमारी होती है वो क्या होती है, टफनेस हमारी सिंपल होती है, अगर कोई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसका फ्रैक्चर तक, अगर कोई भी सपोज ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, तो ये अगर चल रहा है और यहाँ पे अगर वो फ्रैक्चर हो रहा है जाके, ठीक है, दिस इज़ समथिंग जो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ होती है, और यहाँ से जाके है यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है, तो ये जो पूरा एरिया होता है ना, तो एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू फ्रैक्चर, ये हमारी क्या होती है, टफनेस। टफनेस का मेजरमेंट ये होता है। और बेसिकली जैसे हम एग्रीगेट्स में करते हैं टफनेस का टेस्ट, तो वो क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है, दैट इज़ इम्पैक्ट टेस्ट, ये भी याद रखना। ठीक है, टफनेस के लिए इम्पैक्ट टेस्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय। अब देखो आयरन एंड मैग्नीज कैसे रिमूव करते हैं वाटर से। सबसे पहले बॉइलिंग हमारा क्या करता है, बॉइलिंग जो इसमें दिया है, बॉइलिंग हमारा करता है हार्डनेस। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन हमारा क्या करता है, ये होते हैं जब सॉल्यूबल आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है, उसके रिमूवल के लिए होता है। क्लोरीनेशन हम डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं, ये सिंपल सी चीज़ है, तो इसका आंसर नॉन ऑफ दीज था। अब बेसिकली आयरन एंड मैग्नीज कहाँ से रिमूव होते हैं, इसका जो प्रोसेस होता है वो होता है, या तो आपने पढ़ा होगा कहीं ऑक्सीडेशन या फिर एरेशन, जो फॉलोड किससे होता है, फिल्ट्रेशन और कोगुलेशन से। इसका आंसर होता है ऑक्सीडेशन और एरेशन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, बट यहाँ पे ये ऑप्शन था नहीं, तो इसका आंसर नॉन ऑफ दीज। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलो अब बात आ रही है ब्रिक की, बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन आ गया है, लैक एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना क्या करता है, सिंपल सी बात है, इस पे होता है क्रैक एंड वार्प ऑन ड्यूरिंग ड्राइंग। अब देखो एल्यूमिना हमारे पास कितना होता है, सबसे पहले इसकी क्वांटिटी आ सकती है, 20 to 30% हमारा एल्यूमिना होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, सिलिका होता है। अब एल्यूमिना का काम क्या होता है, इसकी ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये होता है प्लास्टिसिटी इम्प्रूव करने के लिए, ये प्लास्टिसिटी देता है ब्रिक को, और जो शेप होती है ब्रिक की उसको मोल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, बट अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो इट विल कॉज क्या, श्रिंक एंड क्रैक ड्यूरिंग ड्राइंग। ठीक है,
आई होप कि तुम्हें ठीक लग रहा होगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर ऐसा है कि हाँ अगर कुछ चीज़ें हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मुझे पता नहीं है अभी कितने लोग देखेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, बट हाँ मैं धीरे धीरे ये चीज़ें डालता रहूँगा ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाए। चलो, अ पैनल वॉल इज़ एन डैश इन अ फ्रेम्ड बिल्डिंग। पैनल वॉल क्या होती है? देखो, पैनल वॉल सिंपली जैसे हम बिल्डिंग में भी करते हैं, अगर हमने वॉल के बाहर से अगर हम जो वॉल लगाते हैं, मेनली इसका मैक्सिमम टाइम पे इसका इंसुलेशन का पर्पस होता है। ये होती है एक तो एक्सटर्नल होती है और नॉन लोड बियरिंग वॉल होती है पैनल वॉल, ये याद रखना आप, ठीक है। ये बेसिकली सरफेस को आपको डैमेज करने से भी बचाती है, इंसुलेशन के भी होती है, और कई बार ये एस्थेटिक पर्पस के लिए भी देते हैं हम। तो पैनल वॉल का फंक्शन क्या होता है? ये सिंपल सी क्या होती है, एक्सटर्नल नॉन लोड बियरिंग वॉल। टिम्बर इज कंसिडर्ड मॉडरेटली हैवी व्हेन द डेंसिटी वेरीज फ्रॉम। अब टिम्बर की जहाँ पे हम बात करें तो टिम्बर की डेंसिटी से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। तो हमारे पास तीन टाइप के टिम्बर होते हैं, लाइट, मॉडरेटली हैवी और हैवी। तो ये पूछ रहा है मॉडरेटली हैवी। मॉडरेटली हैवी का जो हमारा होता है 5.5 टू 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये उसकी डेंसिटी होती है। अब लाइट टिम्बर की क्या होती है? लाइट टिम्बर की होती है लेस देन 5.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर ये बात करें केजी में तो और हाँ सॉरी, पहले हैवी टिम्बर की देख लेते हैं। हैवी की होती है ग्रेटर देन 7.5। ग्रेटर देन 7.5 आपका हैवी हो गया, लाइट आपका लेस देन 5.5 हो गया, और इनके बीच में जो भी आई वो आपकी मॉडरेटली हैवी होती है, ठीक है। और अगर हाँ ये इसने किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बोला है, अब आप कंफ्यूज मत होना अगर वो केजी में पूछ लेगा। इन केस अगर उसने केजी में पूछा तो केजी में आपकी क्या होगी? सिंपल सी बात है, 550 लेस देन 550 केजी पर मीटर क्यूब। 550 से 750 एंड ग्रेटर देन 750। 550 टू 750 एंड ग्रेटर देन 750 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो चलिए, ये दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, बट ये 10 क्वेश्चन भी आपके 17 मिनट ऑब्वियसली यहाँ पे हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा और ज़्यादा मैं कंसोलिडेटेड मोड में कराऊँ, ताकि आपको ये हो कि आपको पेपर में क्या आया था क्वेश्चंस थोड़े क्लियर हो जाएं। जहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत तरीके के हैं। चलो 12 क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बात नहीं, जब इतना हो ही गया है तो एक पेज का एटलीस्ट मैं एक उस पर कर लूँ। दिस इज़ द फर्स्ट पेज। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सिंपल, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ कैल्सिनिंग जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा जिप्सम से बनता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 12 है, तो फॉइलेटेड स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉमन इन। अब फॉइलेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो जो हमारे वो होते हैं, मतलब फॉइलेटेड का मतलब होता है कि एक पैरेलल इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये पैरेलल लेयर्स में है, ये ऐसे कोई वो है, तो ये पैरेलल लेयर्स में है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बेसिकली जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता है। क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स का आपको पता होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं आपकी, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर के बाद आपको मिलती हैं, दैट इज़ मेटामॉर्फिक। तो ये फॉइलेटेड स्ट्रक्चर आपका हमेशा मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही पाया जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। अगर आपको लगे कि हाँ ये थोड़ी हेल्पफुल हो रही हैं या आपको कुछ आइडियाज़ देने तो भी मुझे दे सकते हैं, बट मेरा मोटिवेशन मतलब मोटिव मेरा यही है कि मुझे किसी भी तरीके से ये 180 क्वेश्चंस आपके एक पेपर में होते हैं, तो मुझे 180 क्वेश्चंस पार्शियली मतलब डिवाइड करके ऐसे वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो 20 मिनट का अगर मेरा एक वीडियो बन रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा थोड़ा कंसोलिडेट करूँ, मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ना करके, क्योंकि आप लोगों ने जो भी प्रिपरेशन मोड में होते हैं थोड़े बहुत नोट्स आपने पढ़े होते हैं, बट हाँ कई बार होता है कि आपको ये सफिशिएंट चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। और कई बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नहीं होते हैं जहाँ पे ऐसे आपको रिसेंट वाले एग्ज़ाम्स मिले। फ़िलहाल तो मैं अभी यूकेपीएससी जेई का सॉल्व करवाऊँगा, उसके बाद यूकेपीएससी से अगर एई का भी करवाना है तो एई का भी करवाऊँगा। अदरवाइज़ कोई भी अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे किसी भी और के हों, जो जो मुझे मिलते रहेंगे मैं इस जो भी मेरा ये यूट्यूब चैनल है इस पे आपको मिल जाएंगे अपडेट्स। और आप देखिएगा, इन केस अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि वो क्वेरी मैं आपको रिजॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, अपने नोन वंस हैं, इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल तो आप उनको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। थैंक यू।